स्मॉल कैप में किसी निवेशक को क्यों निवेश करना चाहिए? स्मॉल कैप कंपनी इंडिया में बाय डेफिनेशन आर कंपनीज दैट आर बियॉन्ड द फर्स्ट 250 कंपनीज। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, एक वर्ड यूज होता है माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग और एक होती है पेनी इन्वेस्टिंग। तो इन तीनों के बीच में फर्क क्या है एग्जैक्टली? स्मॉल कैप कंपनी उसका एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल है। अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ की मार्केट कैप पे है तो उसका रेवेन्यू 1000-1500 करोड़ होगा। स्मॉल कैप इज अ स्पेस जो निवेशक को बहुत सोच समझ के डालता है। स्मॉल कैप ऐसा स्पेस नहीं है कि आप सब्जी लेने गए, आपने ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, वो भी उठा लिया। कुछ एक एआईएफ चलाने वाले के नजरिए से एआईएफ एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को एआईएफ को कंसिडर करना चाहिए? AIF एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, व्हाइल बीइंग कॉम्प्लिकेटेड दे कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर इन्वेस्टर्स। जैसे कुछ आप सेक्टर कैसे देखते हैं? आई फील जो टेक ड्रिवन और जो इस टाइप के सेक्टर्स है जो नए आ रहे हैं, जिन्हें रिन्यूएबल समझ लो, इसमें देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वेटिंग लेफ्ट। तो आईपीओस का ना थोड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आईपीओस की। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट आईपीओ मार्केट बन चुकी है। स्टॉक पिकिंग इज लाइक अ अभिमन्यु का चक्रव्यूह। आपका क्या फ्रेमवर्क होता है कि आई वांट टू एग्जिट दिस कंपनी, सो हाउ डू यू डिसाइड दैट? सी देयर आर 2-3 थिंग्स दैट वी कीप इन माइंड। फर्स्ट, कुछ कॉन्वर्सेशंस के बाद मुझे लगता है काश हम भी कुछ अच्छे फंड मैनेजर्स की तरह सोच पाते। वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे कंपनीज को उठाते हैं, वो स्मॉल कैप को कैसे देखते हैं, मिड कैप्स को कैसे देखते हैं, वो कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कब कंपनी को एग्जिट करते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग एज अ रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पाते हैं। और मुझे ऐसे मौके मिलते हैं जब मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ, जो लोग इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड्स मैनेज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठ के ये डिस्कस करता हूं। और ऐसा ही कॉन्वर्सेशन आज का है कुश गुप्ता के साथ। कुश गुप्ता जो है वो डायरेक्टर है एसकेजी इंडिया स्मॉल एंड मिड कैप फंड के। ये कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली वो फंड्स होते हैं जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे ऊपर की होती है। और फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड और रिस्की बेट ले पाते हैं, क्योंकि जिसके पास 1 करोड़ मिनिमम होता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक मैच्योर इन्वेस्टर होता है। अब ऐसे फंड मैनेजर्स के साथ जब आप बैठते हो तो वो आपको पूरी थीसिस बताते हैं कि कैसे वो कोई कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, कब उसको एग्जिट करते हैं, कब उसमें एंटर करते हैं, क्या उनके डूज एंड डोंट्स होते हैं, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, किस बेसिस वो कंपनी को रिजेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं। और यही चर्चा आज भी मैंने कुछ के साथ करी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद एक फंड मैनेजर जो हजारों करोड़ रुपए मैनेज करता है, उसका माइंडसेट आपको समझ आएगा कि वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हां, अभी तक चैनल को सिर्फ 7% लोगों ने सब्सक्राइब किया। भाई बहुत मेहनत लगती है, अच्छे गेस्ट लाते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसा कंटेंट और ऐसे गेस्ट आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं कुश गुप्ता से। सो कुश, वेलकम टू संजय कथुरिया पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू संजय, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। आज आपके साथ चर्चा होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड स्पेशली पिछले 5 साल में जिसने बहुत बूम पकड़ा है, वो है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। तो पहली बात हम ये करते हैं कि स्मॉल कैप में किसी निवेशक को क्यों निवेश करना चाहिए? Why should somebody invest in small cap funds? तो संजय, आई विल स्टार्ट विद गिविंग यू अ लिटिल ब्रीफ स्मॉल कैप कहते किसको हैं जी, और अगेन देन वी कैन एड्रेस कि स्मॉल कैप में किसी को क्यों इन्वेस्ट करना। सो स्मॉल कैप कंपनी इंडिया में बाय डेफिनेशन आर कंपनीज दैट आर बियॉन्ड द फर्स्ट 250 कंपनीज। ओके। तो जो सबसे ऊपर की सबसे कीमती 250 कंपनीज हैं, उनके बाद जो कंपनी स्टार्ट होती है उन्हें स्मॉल कैप कंपनी। सारों को ही स्मॉल कैप कहा जाता है। वो ब्रॉड डेफिनेशन से भी नहीं कर दी है कि ये सारी ही स्मॉल कैप कंपनी। ओके, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो जो 5000 करोड़ तक की मार्केट कैप की कंपनी है, मोटा मोटी वो स्मॉल कैप। तो ये दोनों ही डेफिनेशन है सेबी की स्मॉल कैप कंपनीज की। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों इनमें इन्वेस्ट करा जाए। तो बेसिक इंडिया का जो बिजनेस लैंडस्केप है, MSME sector, which is the medium and small enterprise sector, is a very heavy sector in Indian economy. 62% of the total GDP is supported by the MSME sector. जी. That is point number 1. Point number 2, the biggest employer today also is MSME sector. सबसे ज़्यादा employment MSME sector provide करता है. Out of the 190 industries जो सेंसेक्स जिनको रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ देयर 190 इंडस्ट्रीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द लिस्टेड व्हाटएवर प्लेटफॉर्म, ओनली 50 आर बिलोंगिंग टू लार्ज कैप्स। 140 इंडस्ट्रीज दैट आर एक्चुअली बिलोंग टू स्मॉल कैप दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द लिस्टेड स्पेस। तो अगर मैं लार्ज कैप में निवेश करता हूं तो 140 सेक्टर में तो मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा। 140 इंडस्ट्री को छू ही नहीं रहे हो जी। जैसे इसे हम आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं। आपने आइसबर्ग देखा, ऊपर से छोटा होता है, नीचे से ब्रॉड होता है। तो ये सिर्फ ऊपर का दिखता है लार्ज कैप, नीचे का इतना ब्रॉड है।
तो प्लेइंग फील्ड बहुत ज़्यादा है इसमें. एंड देन इफ वी लुक बैक कि वाई शुड वन इन्वेस्ट, तो अगर हम एक सिंपल देखें भाई हिस्टोरिकल रिटर्न जिसपे मोस्ट इन्वेस्टर्स आज की डेट में रिलाई करते हैं डेटा पे, तो पास्ट 3 years स्मॉल कैप इंडेक्स हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 19% एनुअलाइज्ड. तो ईयर ऑन ईयर 19%. एंड बेयर इन माइंड कि पिछला साल स्मॉल कैप के लिए हैज बीन द वर्स्ट ईयर इन 7 years. तो 2023 में 43% रिटर्न था, 2024 में 29% रिटर्न था. इस बार नेगेटिव आई थिंक 9-10% रिटर्न के आसपास हम बंद होंगे. इन स्पाइट ऑफ दैट हमारी रिटर्न काफ़ी अच्छी गई है. इफ़ यू कंपेयर इट टू लार्ज कैप रिटर्न हैज़ बीन 11%. थोड़ा आप जितना टाइम बढ़ाते रहोगे, इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि स्मॉल कैप की रिटर्न एक्चुअली ज़्यादा कंसिस्टेंट है लार्ज कैप की रिटर्न से. ओके. हम थोड़ा और टाइम बढ़ा देते हैं. पिछले 10 साल में स्मॉल कैप हैज़ गिवन एन एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ 350%. अगर आपने 100 रुपये डाले होते तो वो 450 रुपये हो चुके होते हैं. वेर एज लार्ज कैप ने 250% की रिटर्न दी. तो वो 100 का 350 तो वो 100 का 350 था. इसको थोड़ा और टाइम फ्रेम बढ़ा लो. पिछले 20 साल में स्मॉल कैप ने रिटर्न दी है 21 times 21x की रिटर्न दी है, और लार्ज कैप ने रिटर्न दी है 15x की. तो सबसे पहला तो मैं आई थिंक ये देखना चाहिए कि ओवरऑल रिटर्न कितनी गई है आपकी. तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मिसनॉमर कि भाई स्मॉल कैप इज रिस्की. येस इट इज़ रिस्की एंड मे बी आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट एट लेंथ लेटर ऑन. बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू हैव अ वेरी गुड एवेन्यू टू मेक एंड मल्टीप्लाई योर वेल्थ इन स्मॉल कैप. तो बेसिकली आपने अभी एक बात करी कि एक तो लंबे समय में अच्छा रिटर्न है, बट पिछला साल सबसे खराब रहा है. हाँ. तो यानी अगर एक निवेशक छोटे समय के लिए आ रहा है मार्केट्स में, उसको 2-3 साल के लिए पैसा चाहिए, तो क्या स्मॉल कैप उसके लिए राइट कैटेगरी होगी? प्रोबेबली नॉट. इसका रीजन ये है, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट चलती है लीनियर तरीके से कि आपको ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर 11-12-15 11-12-15 11-12-15 की रिटर्न मिलती रहेगी. स्मॉल कैप चलता है इरेटिक तरीके से. अगर मैं स्मॉल कैप का ग्राफ बनाऊंगा तो वो थोड़ा ऐसे साइनोसाइडल होगा. हाँ. अगर लार्ज कैप का बनाऊंगा वो थोड़ा ऐसे बनेगा. तो जो निवेशक 2 साल 3 साल या 1.5 साल के व्यू से आ रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर तो उसने सही टाइम पकड़ लिया तो वो वारे न्यारे हैं जी, वो 40% रिटर्न 50% रिटर्न आ जाएगी एंड ही विल गो बैक वेरी वेरी हैप्पी. बट अगर उसने गलत टाइम पकड़ लिया तो फिर वो सीधा नेगेटिव 8-9-10%, जो इन्वेस्टर्स के साथ सितंबर 2024 से अभी तक का जो समय हमने देखा है जिसमें, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है लिक्विडिटी. तो स्मॉल कैप में आपको एग्जिट करने का टाइम इतना इजीली नहीं मिलता जितना लार्ज कैप में मिलता है. इसका कारण ये नहीं है कि अगेन इन्वेस्टर्स बहुत, इसका कारण ये नहीं कि वो कंपनीज बेकार है. वो कंपनीज वही कंपनीज है जो 2 साल बाद आपको बेटर रिटर्न दे देगी. पर आज उनमें लिक्विडिटी नहीं थी करके. आज उनमें लिक्विडिटी नहीं है. तो अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को 10 करोड़ का शेयर बेचना है तो वो स्मॉल कैप का शेयर 15% गिर जाएगा. और अगर सेम इंस्टीट्यूशन को लार्ज कैप का चाहे 100 करोड़ का शेयर बेचना होगा तो वो हिलेगा भी नहीं. तो गिरता शेयर सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से. अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज द बॉटम लाइन ऑब्वियसली. तो दैट इज द रीजन. तो आपने कहा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो, छोटे समय के लिए स्मॉल कैप में मत आओ. तो क्या यही कारण है लोग पैसा हार रहे हैं, या और भी कोई कारण है कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में लोग पैसा नहीं बना पाते? नहीं, तो मल्टीपल आई वुड से कारण है. सबसे पहली बात, स्मॉल कैप इज अ वेरी टेम्पटिंग स्पेस. ठीक है ना. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है क्विक मनी. तो आप स्टोरी सुनते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि अरे 2 रुपए के 3 रुपए हो गए, 10 रुपए के 50 रुपए हो गए. तो दैट टेम्पटेशन इज ओनली फाउंड इन स्मॉल कैप्स. तो अगर वो कहते हैं ना, अगर आप जुआ खेलने जा रहे हो तो आप कसिनो ही जाओगे. राइट. तो अगर आप 1 का 2 का 4 करने जा रहे हो तो स्मॉल कैप इज द ओनली स्पेस. अब जब जगह ही वही है, घर ही वही है एंटर करने का, तो पैसे कमाए भी वहीं जाएंगे और गवाए भी वहीं जाएंगे. लार्ज कैप में ना आप गवा रहे हो, ना आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन से कमा रहे हो. तो एसेंशियली क्रिटिसिज्म का भी स्पेस स्मॉल कैप ही है और अप्रिसिएशन का भी स्पेस स्मॉल कैप ही है. अब इसमें बिकॉज लिक्विडिटी कम होती है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, पेशेंस कम होती है, इनके कारण फिर स्मॉल कैप्स में लॉसेस बढ़ जाते हैं. अनदर रीजन इज
obviously when there are good stories there are bad stories. There are companies that are misrepresenting themselves. Corporate governance ठीक नहीं है जिन कंपनीज की, जिन कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग कम है या प्लेजिंग हुई हुई है शेयर्स की, ये सब पॉसिबिलिटी ही स्मॉल कैप में होती है. जब कंपनी बड़ी बन जाती है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ की हो जाती है तो उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. इनफैक्ट अनदर वे ऑफ सेइंग इट, वो कंपनी 15,000 करोड़ की बनती ही नहीं है अगर उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक नहीं होती. ठीक है ना. तो इनपुट ठीक होगा तो आउटपुट ठीक होगा. तो आउटपुट ठीक होगा. यहाँ पे इनपुट बेकार है, समवेयर प्रमोटर ने उसे ठीक नहीं करा तो वो आउटपुट बना ही नहीं. तो प्रमोटर पे बहुत कुछ निर्भर करता है. प्रमोटर पे बहुत कुछ नहीं. कई केसेस में यही बहुत बड़ी बात होती है. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो हमारे साथ हुआ. आई कांट टेक नेम ऑफ द कंपनी, बट एक बहुत अच्छी कंपनी थी, 3,500 करोड़ की मार्केट कैप की थी. तो इट वॉज ऑन इट्स वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द स्मॉल कैप एंड हमने इन्वेस्ट करा उसमें. शेयर का प्राइस था तकरीबन 32-33 रुपीज. स्मॉल कैप्स के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, दे आर वेरी प्रमोटर ड्रिवन. तो क्या है, एक फैमिली ओरिएंटेड कंपनी थी जिसमें जो पेट्रियार्क था उसने बहुत मेहनत करके कंपनी बढ़ाई. उसको लोगों का साथ मिला, फैमिली का साथ मिला, बट करता धरता उसका वही थे. ठीक है. हमने इन्वेस्ट करा नवंबर लास्ट ईयर और दिसंबर में प्रमोटर उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई. और वो कंपनी इतनी बढ़िया थी, आईटी स्पेस में थी, आईटी में भी हार्डवेयर में थी, तो एआई वगैरह का एक बहुत बड़ा प्ले था. दिख रहा था. स्टॉक प्राइस 32 रुपीज से 10 रुपीज पे गिरा आके 2/3 कम हो गया. 2/3 कम हो गया. अब आप देखो चेन ऑफ इवेंट्स कैसे चलती है, जो फिर यही कहानियां बन जाती हैं. इरोजन ऑफ कैपिटल की जो सबसे बड़ी कहानी बन गई वो यही बन गई. प्रमोटर की डेथ हुई, सक्सेशन प्लान नहीं था. जो थोड़े बहुत उन्होंने शेयर प्लेज कर रखे थे वो एनबीएफसी ने शेयर बेचने चालू कर दिए क्योंकि उनको पैसे रिकवर करने पहले वो हुआ. डेथ स्पाइरल आ गया. फिर जो एचएनआई इन्वेस्टर जो अटैच हुए हुए थे उन्होंने बेचना शुरू करा. लिक्विडिटी आपको मैंने पहले ही बताया था होती नहीं है इन कंपनीज में, लिक्विडिटी नहीं थी. फिर उसके बाद बैंक्स ने डेट रिकॉल करनी स्टार्ट करी. तो प्रमोटर ने अपनी फैमिली ने होल्डिंग बेचनी स्टार्ट कर दी डेट पे ऑफ करने के लिए. तो आप देखो एक के बाद 3-3.5 करोड़ की कंपनी जिसकी स्टोरी 5-6 हजार करोड़ पे पहुंचने वाली थी वो 800 करोड़ पे आके रुक गई विद इन अ स्पेस ऑफ 2 months कह रहा हूँ. तो क्या होता है, स्मॉल कैप इज अ स्पेस जो निवेशक को बहुत सोच समझ के डालना चाहिए. स्मॉल कैप ऐसा स्पेस नहीं है कि आप सब्जी लेने गए, आपने ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, या जो सिर्फ सस्ता लगा वो उठा लिया, या जिसके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है वो उठा लिया. स्मॉल कैप आप समझ लो जैसे हर सीजन में आप अलग फ्रूट खाते हो, है ना. स्मॉल कैप वो है. तो वो उसी सीजन के लिए, वो उसी हवा के रुख पे चलेगा जिस हवा के रुख पे मार्केट चल रही है. आप उससे लड़ नहीं सकते. तो स्मॉल कैप में भी जैसे हम निफ्टी 500 देखते हैं तो उसमें आपने जैसे बताया 250 तक तो पहले लार्ज कैप है फिर मिड कैप है. तो ये जो बची हुई 250 कंपनीज हैं वो भी स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट करती हैं. तो क्या एक निवेशक को इन्हीं 250 कंपनीज में रहना चाहिए, क्योंकि उनके तो आई थिंक मार्केट कैपिटलाइजेशन 15-16 हजार करोड़ पे बंद हो जाती है. करेक्ट. मतलब 500वीं कंपनी जो होगी उसकी मार्केट कैप 15,000-16,000 करोड़ के आसपास होगी. करेक्ट. और आप बात कर रहे हैं 2,000-3,000 करोड़ की कंपनीज की. ठीक है. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, जैसे एक हो गई स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, एक वर्ड यूज होता है माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग, और एक होती है पेनी इन्वेस्टिंग. पेनी स्टॉक ढूंढ दिया किसी ने. तो इन तीनों के बीच में फर्क क्या है एग्जैक्टली? देखिए, जो स्मॉल कैप कंपनी है उसका एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल है. अगर कोई कंपनी 1,000 करोड़ की मार्केट कैप पे है तो उसका रेवेन्यू मोटा मोटी 1,000-1,500 करोड़ तो रेवेन्यू होगा ही होगा उसका. राइट. यू कैन नॉट रीच अ रेवेन्यू ऑफ 1,000-1,500 करोड़ इफ देयर इज नॉट अ गुड सेटअप बिहाइंड यू. राइट. देन फिर आता है माइक्रो कैप, जिस कंपनी का रेवेन्यू है 200, 300, 500 करोड़ रुपए. दैट इज अ बडिंग कंपनी. आप उसमें भी सोच सकते हैं इन्वेस्ट करना, बट वहां पे ट्रिकी हो जाएगा कि प्रमोटर उसको 500 से 1,000 करोड़ के रेवेन्यू पे ले जा सकता है या नहीं. जो पेनी स्टॉक होते हैं सबसे बड़ा उनमें सिंगल बिगेस्ट रेड फ्लैग होता है, इन कंपनियों का रेवेन्यू कुछ खास होता नहीं है. इनकी हवा फैल जाती है कि इनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, बनने वाला है, कोई कंपनी ने एक्वायर करने वाली है, या ये किसी को एक्वायर करने वाले हैं, या कोई फंड हाउस आने वाला है इस कंपनी में. तो जो वो हवा बनती है उससे वो पेनी स्टॉक बढ़ जाता है. अच्छा, दूसरा इनको और किस चीज का एड मिलता है? जो प्रॉब्लम लिक्विडिटी की है व्हेन द स्टॉक इज फॉलिंग डाउन,
वही एडवांटेज लिक्विडिटी की है व्हेन द स्टॉक इज गोइंग अप। अगर किसी पेनी स्टॉक को 10 रुपए से 20 रुपए पहुंचना है तो उसको कुछ नहीं चाहिए, आप 10 15 50 लाख रुपए या व्हाटएवर एक्स अमाउंट ऑफ मनी थोड़ी सी लेके बैठ जाओ और आप रोज 5000 शेयर खरीदोगे, अपर सर्किट लग जाएगा, फिर 5000 शेयर खरीदोगे, अपर सर्किट। तो जो स्टोरी नीचे की है वही स्टोरी ऊपर जाने की है। तो पेनी स्टॉक्स को बढ़ावा इन कारणवश मिल जाता है। फिर एडेड बाय सोशल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ा होता है वर्ड ऑफ माउथ। अभी मैं परसों किसी इन्वेस्टर से बात कर रहा था तो वही कहते यार मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, उसने इस स्टॉक में पैसा डाल दिया, वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस चीज से सबसे ज्यादा मार्केट में फैलता है। फिर निकलती हैं आपकी पंप एंड डंप स्टोरीज। जैसे जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर तो एक TTML करके, ओहो मत बताओ मैं भी उसका शिकार रहा हूं। आप भी उसके शिकार हो। ट्यूलिप टेलीकॉम होता था। अब ट्यूलिप टेलीकॉम की क्या खबर निकली थी? ट्यूलिप टेलीकॉम की खबर निकली थी कि जितने भी टेलीकॉम टावर्स हैं वो ट्यूलिप टेलीकॉम के पास हैं और कोई इसको आके एक्वायर कर जाएगा। वो जी बिल्कुल बोगस खबर। एक टेलीडेटा करके, टेलीडेटा, बहुत कंपनीज ऐसी आती हैं जो हो जाती है। और अगेन क्विक मनी जो हवा चलती है उसका शिकार होके निवेशक सबसे पहले इसमें फंस जाता है। तो अगर मैं मार्केट कैप्स के हिसाब से देखूं तो आप कौन सी कंपनीज को मतलब माइक्रो कैप बोलेंगे, कौन सी को बोलेंगे कि यार इसको टच मी नॉट, मतलब इसको नहीं छूना चाहिए एक निवेशक को, और कौन सी को स्मॉल कैप बोल देंगे कि चलो ये स्मॉल कैप अब मान लेनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स के हिसाब से तो 15,000 करोड़ पे मैटर क्लोज हो रहा है। क्लोज हो जाता है, करेक्ट। तो मैं बोलूंगा कि इफ एन इन्वेस्टर हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, आइडियली दे शुड स्टे अवे फ्रॉम एनी कंपनी दैट इज बिलो 600-700 करोड़ मार्केट कैप। अच्छा, इन सारी कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिक्विडिटी की है। कंपनी अच्छी होगी, कंपनी में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखना। आप एंट्री देख रहे हो बट आप अपना एग्जिट भी तो देखोगे। अगर आपने किसी ने 5-10 लाख रुपए लगाए, अगर वो बढ़ के, अच्छा पहली बात आप इस कंपनी में पैसा ही लगा रहे हो डबल होने के लिए, आप 10-12% की ग्रोथ के लिए तो पैसा लगा नहीं है, तो आप लार्ज कैप में लगाओगे, म्यूचुअल फंड में लगाओगे, गोल्ड ही आजकल इतनी अच्छी रिटर्न दे देता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव है पैसा डबल करना, बट जब आपका ऑब्जेक्टिव रीच हो गया तब आप शेयर बेच नहीं सकते, या आप बेचने जाओगे तो वो हो जाएगा। अच्छा आप अकेले नहीं हो बेचने वाले, आपके साथ और भी लोग हैं बेचने वाले। तो कंपनी जब एक मैच्योर हो जाती है, 1000, 1200, 1300, 2000 करोड़ की मार्केट कैप पे आती है, तब उसमें निवेशक को आना चाहिए कॉन्फिडेंट। तो दैट इज माइक्रो कैप। दैट इज माइक्रो। ओके, एंड स्मॉल कैप आप 5,000 करोड़ से ऊपर बोलेंगे या 5,000 से नीचे? तो जो ये 2000 से 5,000 की जो बैंडविड्थ है, इसकी स्मॉल कैप कंपनीज आर गुड टू इन्वेस्ट। ओके, दे आर स्टेबल, उन्होंने अच्छे रेवेन्यूज मीट कर लिए होंगे, वो वहां पहुंचे ही इसलिए होंगे ताकि उनका पैट होगा आज की डेट में 100-150 करोड़ का पैट दे रहे होंगे वो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उनका रेवेन्यू होगा, उनकी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी होगी, उनका बोर्ड बन चुका होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक होगी, उनका ऑडिटर बढ़िया होगा, उन पे अगर हाई डेट होगी तो वो टेकन केयर ऑफ कहीं ना कहीं हो चुकी होगी। क्योंकि जब एक कंपनी जर्नी अपनी चलाती है और 150-200 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के काबिल बन जाती है, तो इन सब चीजों के बिना पहुंच ही नहीं पाएगी, पहुंच ही नहीं सकती वो। परफेक्ट। कुछ आप एक AIF चलाते हैं। हाँ। और बेसिकली वो AIF कैटेगरी 3 AIF है, और उसमें आप स्मॉल और माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में जो है आपका फोकस है, और बहुत सालों से आप इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आम दर्शकों के लिए, मैं तो जानता हूँ AIF क्या होता है, बट एक AIF चलाने वाले के नजरिए से एक AIF एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को AIF को कंसिडर करना चाहिए? So AIF full form is alternate investment funds, as we all know. There are 3 categories in it. And to give you a little bit of a background, AIF as a financial instrument, SEBI इस instrument को क्यों लाया कि जो थोड़े complicated investment avenues हैं, while being complicated, they can be very rewarding for investors. जैसे fractional real estate हो गया, आपको real estate खरीदनी है बट आपके पास पैसे नहीं, आपने किसी फंड में लगा दिया, फंड ने रियल एस्टेट। आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है बट आपके पास पैसे नहीं है या नॉलेज नहीं है, आपको माइक्रो कैप स्मॉल कैप की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इन सब कैटेगरीज के लिए फंड रेज के लिए सेबी ने AIF लॉन्च कर रखा है जी। इसका मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ इसलिए रखा है क्योंकि अगेन सेबी इज अ वेरी हॉकिश रेगुलेटर, मतलब दे आर स्ट्राइविंग टू प्रोटेक्ट द रिटेल पब्लिक, राइट?
तो इन्होंने इसका थोड़ा हाई बैरोमीटर रख रखा है कि कोई मैच्योर इन्वेस्टर होगा उसी को एआईएफ में आना चाहिए, जो एक थोड़ा लोअर रिटेल मध्यम वर्ग का इन्वेस्टर है, दे शुड स्टिक टू म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी, करेक्ट। तो एआईएफ विल अट्रैक्ट ओनली अ मैच्योर इन्वेस्टर विद अ मिनिमम टिकट साइज ऑफ 1 CR। दैट फिल्टर्स बाय नेचर ही आप फिल्टर कर रहे हो इन्वेस्टर की क्वालिटी को, ठीक है। हम जिस एआईएफ में इन्वेस्ट, एक मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे कि एक तो है कि 1 करोड़ का बेयर मिनिमम है, अब किसी के पास 2 करोड़ है, हाँ, तो इफेक्टिवली मतलब जिसकी पर्सनल नेटवर्थ ही 2 करोड़ है, हाँ, वो भी आ ही सकता है क्योंकि वो 1 करोड़ निकाल के दे सकता है। बिल्कुल। एक 10 करोड़ वाला भी आ सकता है। तो Correct. एक व्यक्ति को कितना पोर्शन अपनी जो टोटल नेटवर्थ है उसका कितना पोर्शन एआईएफ में जनरली डालना चाहिए? देखिए, आपकी नेट, इसे हम नेट इन्वेस्टेबल फंड्स कहते हैं, अगर आपके पास नेट इन्वेस्टेबल फंड्स, मेरे हिसाब से आपको 10 से 15% अपनी वैल्यू का एआईएफ में डालने हैं। यानी अगर मेरे पास नेट इन्वेस्टेबल 10 करोड़ है तब आप एआईएफ में, तब मैं 1 करोड़ एआईएफ में डालूं। 8 से 10 करोड़, 8 से 10 करोड़ के रेंज में। तब इसका कारण क्या है? मोस्ट एआईएफ्स आर मेंट फॉर अ 5 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो इलिक्विड हो गया, बहुत इलिक्विड है। आप निकाल सकते हैं, बट आप क्यों ऐसी चीज में से पैसा निकालना चाहेंगे जो नेगेटिव ग्रोथ पे जा रहा है, ठीक है ना? आइडियली यू वुड वांट टू टेक आउट मनी व्हेन द मनी इज मेड, राइट? सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स। मैं पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ म्यूचुअल फंड्स व्हेन इट कम्स टू सिंपल इन्वेस्टमेंट्स एंड कंपाउंडिंग ग्रोथ। आई थिंक कोई इससे बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका बना ही नहीं है, ना इंडिया में ना बाहर। तो व्हेन यू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज देन माइट एज वेल एज डू दैट। ऑल्सो किसी का भी इन्वेस्टेबल फंड अगर 10 करोड़ है, सबसे पहली बात तो हम उसे यही नहीं बोलेंगे कि आप 10 के 10 इक्विटी में डालो। सबसे पहले वो थोड़ा डेट में डिवाइड करेगा, थोड़ा बहुत गोल्ड में डालेगा, थोड़ा बहुत शायद रियल एस्टेट ले लेगा, फिर जो बचेगा कुचेगा वो इक्विटी में डालेगा। तो 60% तो वैसे ही रह गया इक्विटी में, उसमें भी अगर आप एआईएफ में डाल दोगे तो फिर आपके पास लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। समझ गया। तो बेसिकली एआईएफ एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट है, हाँ, जो एक आम निवेशक को म्यूचुअल फंड के माध्यम से नहीं मिल सकती। करेक्ट। और उसको अपने पूरे इन्वेस्टेबल कॉर्पस का 10 से 15% के रेंज में यहां निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहां पे लो लिक्विडिटी है। और जनरली आपने अपनी हिस्ट्री में क्या देखा है, एआईएफ के लेट्स से अगर कोई एआईएफ 6 साल 7 साल का जनरली लाइफ होती है, तो वो कितने गुना मल्टीपल कर देता है जनरली? CAGRs या ये सब क्या रहते हैं जनरली? देखिए, एआईएफ से एक्सपेक्टेशन ये रहनी चाहिए कि पहली बात तो आप एक ज्यादा पैसा डाल रहे हो, दूसरी बात आप एक थोड़े लॉक इन मोड में डाल रहे हो 5 से 7 साल, तीसरी बात कई एआईएफ्स के पास ऑप्शन होता है कि वो 7 ईयर्स से ज्यादा भी लॉक इन कर सकते हैं, वो पूरा ऑप्शन फंड मैनेजर के पास होता है, राइट। सो ओवरऑल बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है ना? तो अगर मेरे को इसके एवज में बेयर मिनिमम 20-22-25% की रिटर्न नहीं मिल रही, देन आई वुड से आपका म्यूचुअल फंड बेटर है। आपको कम मिलेगी रिटर्न म्यूचुअल फंड में, मैं ये नहीं कह रहा बहुत आप मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन करें, बट जो बेनिफिट्स मिलते हैं लिक्विडिटी के, ट्रांसपेरेंसी के, कभी भी एंटर करने के, कभी भी एग्जिट करने के, दे आर फार आउटवेइंग द एआईएफ। तो एक टारगेट 20-22% की रिटर्न आपको एआईएफ में मिलनी चाहिए। अब इसमें बहुत एआईएफ से मतलब मोटा मोटी 3.5 साल में दुगना। हाँ जी, 3.5 से 4 साल में दुगना होना चाहिए। तो मोटा मोटी एक 7 साल के होराइजन में 4 गुना आपका पैसा, अगर आपने करोड़ रुपए लगाया तो 4 करोड़ मोटा मोटी निकलना चाहिए। हालांकि बड़ा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ, जब आपने दुगने की बात करी है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 4 साल में दुगना हो जाएगा पैसा, जिस तरीके से अगर वो चल रहा है। तो अब आप बोलो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, बट अगेन ये एक रन है स्मॉल कैप का। नहीं, दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। हाँ, अब जिस बेचारे ने सितंबर 2024 में डाला है, उससे पूछो, वो तो नेगेटिव 15% में बैठा है जी। तो बट हाँ, ये एक अगर हम एज अ वेल्थ मैनेजर, बिकॉज आई डू हैव अ वेल्थ मैनेजर व्हाटएवर एक्सपीरियंस एंड ऑल एज वेल, तो हम यही दैट इज द ऑब्जेक्टिव व्हेन वी लुक एट एन एआईएफ। अगर आपको इतना नहीं मिल रहा तो आप क्यों मैं सोचो कि मैं एआईएफ में, इस एआईएफ में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी और एआईएफ में क्यों नहीं इन्वेस्ट। तो ग्रेट, ये बहुत अच्छा आपने समझा दिया कि रूपरेखा की क्यों हमें एआईएफ में डालना चाहिए पैसा। तो अब आते हैं आपके स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी कि पिछले 10-15 साल में, खासकर पिछले 10-11 साल में हमने देखा है कि जो 5,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप की कंपनीज 2017 में करीबन 112 थी, आज वो नंबर 482 के आसपास आ चुका है, यानी कि पिछले 8 साल में 4 गुना हो गया है। कई ऐसी कंपनीज हैं जो सीधा स्मॉल कैप से लार्ज कैप पहुंच गई है, 40-40, 50-50 गुना का रिटर्न्स दिए। तो जब आप कोई कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं तो आपका कोई फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से आप अपनी स्मॉल कैप माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग करते हैं? हाँ, सी लाइक आई सेड,
स्मॉल कैप इज नॉट अबाउट पिकिंग द फार्म कि आप गए आप सब कुछ कर लिया. तो हम लोगों का सबसे पहला रहता है व्हाट नॉट टू डू. ओके. इट इज बाय द वे वेयर इंडिया इज प्लेस टुडे, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, जो ग्रोथ स्टोरी हमारी चल रही है, आपको रिटर्न विल ऑलवेज बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यू सिलेक्टिंग अ गुड बिजनेस. ठीक है. अगर आपने अच्छे व्यापार में पैसे डाल दिए तो रिटर्न 20% की रिटर्न आना उसकी इक्विटी से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. ठीक है. तो फिर रेलेवेंट क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि आपको अच्छा व्यापार चूज करना है. ठीक बात है. उसमें फिर अगेन अगर लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, प्रमोटर प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना. तो एज एन SKGAIF जो हमारी थ्योरी रहती है कि कुछ हमारे 4-5 ऐसे चेक पॉइंट्स हैं कि अगर उन चेक पॉइंट में से अगर एक भी चीज ट्रू है तो हम उसको टच भी नहीं करते. मतलब जीरो टॉलरेंस है. जीरो टॉलरेंस है. सबसे पहला प्रमोटर इक्विटी. हमारे को चाहिए प्रमोटर इक्विटी एटलीस्ट 70% होनी चाहिए. उसका बहुत इंटरेस्ट अलाइन उसका बहुत इंटरेस्ट अलाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटी कंपनी में इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है उसकी मोटिवेशन वहीं से बनेगी. इट इज नॉट अ बिग कंपनी जिसके बोर्ड रूम है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ गई है, इस टाइप से. तो सबसे पहले प्रमोटर इक्विटी. दूसरा डेट. अगर प्रमोटर के पास इक्विटी है बट उसने प्लेज कर रखी है किसी को, तो वो किसी काम की नहीं है. बिल्कुल भी. जो आपने एक्सपीरियंस बताया, जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि जो प्लेज था, चाहे प्लेज कम था बट उस केस में तो चलो डेथ हो गई या XYZ जो भी हो गया, प्लेज नहीं होना चाहिए. तीसरा, कुछ ना एक बेसिक चीज़ होती है जब आप प्रमोटर से बात करते हैं तो एवरी प्रमोटर कम्स अप विद इट्स प्लान कि जी हमारे ग्रोथ प्लान्स ये हैं, वो थोड़े बहुत अलाइन होने चाहिए. जैसे कई बार हम प्रमोटर से बात करते हैं छोटी कंपनीज के, हाँ ठीक है जी हम 100 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं, हमारा टॉप लाइन तिगना हो जाएगा 2 साल में. अच्छा आप करते क्या है जी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. सर मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट लगाने में ही 6 महीने लग जाएंगे, 3 महीने आपको परमिशन लेने में लग जाएंगे, फिर आप लेबर को लाओगे, 1 साल तो आपका ही निकल जाएगा, आप कैसे ट्रिपल करोगे. तो वी आर वेरी फर्म ऑन द नैरेटिव दैट द प्रमोटर हैज. अगेन बिकॉज छोटी कंपनी में प्रमोटर पे बोर होता है. हाँ, पूरा जॉकी पे डाल रहे हो, जॉकी पे डाल रहे हैं हम पैसा. ठीक है. फिर आता है फाइनेंशियल्स एंड ओवर वैल्यूएशन. सो वी हैव अ वेरी सिंपल मंत्रा. I would rather buy an average business at average valuation than buying a great business at high valuation. Oh, that's very nice. हम लोग बिल्कुल इसको बांध के चलते हैं. आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, आप चांद तारे तोड़ के ले आओगे, बट अगर आप मेरे को वो बिजनेस 40 के 50 के 60 के पी पे दे रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय. आप सिंपल काम करो, सीमेंट प्लांट लगा दो, स्टील प्लांट लगा दो, लॉजिस्टिक्स कर लो, टेलीकॉम टावर लगा दो, हम बहुत इंटरेस्टेड हैं उस काम में, प्रोवाइडेड आप नॉर्मल वैल्यूएशन पे चलो. अगेन बिलीफ ये है कि इंडिया ग्रो करेगा ही करेगा, और अगर इंडिया ग्रो करेगा तो सीमेंट प्लांट भी चलेगा, टेलीकॉम टावर भी चलेगा, लॉजिस्टिक्स भी चलेगा, ई-कॉमर्स का अगर कोई ऐप बना रखी है आपकी वो भी चलेगी, मार्केटिंग में परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी चल जाएगी, ट्रैवल वीजा सर्विसेज भी चल जाएंगी, सब चल जाएगा. बट अगर मैंने महंगा बिजनेस खरीद लिया और इंडिया अगर 1 साल नहीं चला तो वो सब धराशायी. तो ये जो है ये एक मंत्र हमने पकड़ रखा है. इन सब को फिल्टर करके हम कंपनीज चूज करते हैं. अब व्हाट गिव्स अस अ लिटिल बिट ऑफ एज ऑफ व्हाट आई कैन से इज दैट वी आर हैप्पी टू सिलेक्ट लेस कंपनीज, बट यूजुअली I have seen the winner in these small caps is companies that are on a turnaround phase. देखिए ये कंपनी इतनी छोटी होती हैं जो जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, माइक्रो कैप हो गई या माइक्रो से स्मॉल 600 करोड़ के आसपास, 600 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़. इन कंपनीज में अगर 100-150 करोड़ का इन्फ्यूजन आ जाता है तो इन कंपनीज का जैसे कहते हैं ना तख्ता पलट जाता है. ये जाके कोई कंपनी एक्वायर कर लेते हैं छोटी, जिनसे इनकी टॉप लाइन रेवेन्यू 150 टाइम्स बढ़ जाता है. अगर वो 100 रुपए का रेवेन्यू कर रहा था, एक्विजिशन होती है उसका रेवेन्यू 150 हो जाता है. अगर वो कोई डीमर्जर कर लेता है अपना तो फिर उसकी वैल्यू क्रिएशन हो जाती है. तो पिविटिंग पॉइंट्स ना, एजिलिटी बहुत होती है इन कंपनीज में, तो पिविटिंग पॉइंट्स बहुत और 100 करोड़ का फ्री कैपिटल आना जिसपे कोई इमीडिएट लोड नहीं है कि आपको ब्याज नहीं देना, कंपनी को बहुत एनेबल कर सकता है. एनेबल कर सकता है, बहुत ज्यादा एनेबल कर सकता है. और ये एनेबिलिटी अगेन जब 2014-15 में लिस्टिंग नॉर्म्स रिलैक्स हुए, वो इसीलिए रिलैक्स हुए थे कि आप डेट के कैपिटल पे टर्न अराउंड नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते, तो आप इक्विटी कैपिटल पे टर्न अराउंड करो. इक्विटी कैपिटल पे टर्न अराउंड करना छोटी कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, बड़ी कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा
मुश्किल होता है। तो हम इस इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं, हम इस इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं कि अगर हम पहले घुसे प्री आईपीओ में 70-80-100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा किसी कंपनी में, तो उस 100 करोड़ के साथ प्रमोटर क्या जादू कर सकता है? क्या वो कंपनी एक्वायर कर देगा? क्या वो इमीडिएटली टीम साइज बढ़ा के वो या वर्किंग कैपिटल के थ्रू बढ़ा देगा? या फिर कुछ केसेस में बहुत अच्छे बिजनेस होते हैं बट डेट होती है, हालांकि हम यूजुअली इन्वेस्ट नहीं करते ताकि आप किसी और का उधार पे ऑफ कर सको, बट कुछ केसेस में ये हो जाता है कि भाई अगर डेट पे ऑफ कर देंगे थोड़ी बहुत तो रेवेन्यू और पैट एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि आपका कैश फ्लो बच जाएगा महीने का, कैश फ्लो बच जाएगा आपका महीने का। सो वो कंपनीज हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ ड्यू डिलिजेंस आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिटर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और आपकी कितनी टीम है जो ये सब काम करती है? हमारी ओवरऑल जो डील आइडेंटिफिकेशन टीम है उसमें 5 जने हैं, एंड देन देयर इज अ रिसर्च टीम ऑफ अनदर 3-4 पीपल, बट मेन question would be how do you do deal origination and all that. So because we are so heavily dependent on promoter and the promoter performance, right, we make sure that we have a very good connection with the promoters. It is usually through networking. We have a very long legacy. We are very well connected with CAs, merchant banker, investment bankers. So प्रमोटर के साथ हम बहुत घुल मिल जाते हैं। हर कंपनी में प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें प्रॉब्लम ना हो, बट हम चाहते हैं प्रमोटर हमको खुल के बताए और वो मैनेजेबल प्रॉब्लम हो कि जी ऐसा है 2 क्वार्टर मेरे अच्छे नहीं जाएंगे, उसके बाद 4 क्वार्टर में आप देख लेना क्या जादू कर दूंगा। बट अगर वो बैठ के बोलेगा कि जी हर क्वार्टर ही मजेदार है, ये है वो है, तो इट्स टाइम टू गो अवे। कुछ आप सेक्टर कैसे देखते हैं? मतलब हाउ डू यू आर यू लुकिंग एट कन्वेंशनल बिजनेसेस, कन्वेंशनल सेक्टर्स, या आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो न्यू एज सेक्टर्स हैं, जैसे पीछे कंपनी लिस्ट हुई थी टैक इन्फो सिस्टम्स, डिड फेयरली वेल, साइबर सिक्योरिटी की कंपनी थी, विजय केडिया जी का उसमें इन्वेस्टमेंट था, तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज भी आप देखते हैं? तो आर यू एग्नोस्टिक या सारे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? सी वी आर एग्नोस्टिक, बट अनफॉर्चुनेटली जो आप ये न्यू राइज सेक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं एआई से रिलेटेड, टेक रिलेटेड होगा, इनकी वैल्यूएशन कभी उस लेवल पे मिलती ही नहीं जिस लेवल पे हम चाहते हैं। वीजा वी बेसिक बिजनेसेस की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी मैनेजेबल मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, आई फील जो टेक ड्रिवन और जो इस टाइप के सेक्टर्स है जो नए आ रहे हैं या जिन्हें रिन्यूएबल समझ लो, या इसमें देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वेटिंग लेफ्ट। टेक्नोलॉजी कितनी काम कर रही है, नहीं कर रही है। जैसे अभी पीछे हमारे पास एक प्रमोटर आए, उन्होंने टेलीकॉम टावर के ऊपर, जो टेलीकॉम टावर होता है वो भी पावर लेता है कहीं से, तो उन्होंने उसके ऊपर एक सोलर प्लांट का इंस्ट्रूमेंट बना रखा है कि ये हर टेलीकॉम टावर के ऊपर लग जाएगा और ये सोलर प्लांट से एनर्जी। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, वेरी गुड थॉट। येस, इट कैन वर्क। इंडिया में टेलीकॉम टावर दसियों हजारों हैं और बढ़ते रहेंगे आने वाले टाइम में। इसको पॉलिसी पुश भी मिलेगा गवर्नमेंट से, जब गवर्नमेंट, बट ऑल इन ऑल इस प्रोडक्ट की वायबिलिटी हमें नहीं पता, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं पता, ये काम करेगा या करेगा नहीं पता। तो थोड़ा हम अवॉइड करते हैं इन न्यू एज आइडियाज को, बिकॉज अगेन इंडिया में ग्रोथ स्टोरी इतनी ज्यादा है बेसिक बिजनेसेस के बढ़ने की, तो वही अपने आप में बहुत ज्यादा हमारे को फॉर्डर प्रोवाइड कर सकता है। मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, एकदम कन्वेंशनल बिजनेस में देयर इज अ लॉट ऑफ मीट इन देम, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ स्टोरी इन देम। अच्छा, एक आपने बताया था कि जैसे आपका जो एआईएफ है वो प्री आईपीओ भी जाता है और लिस्टेड भी करता है, तो दोनों के इवैल्यूएशन में कोई फर्क पड़ता है या दोनों का इवैल्यूएशन का टेक्निक अपन आप सेम ही रखते हैं? नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा। और एक्चुअली जो एआईएफ का एक मोट है, जिसे हम कहते हैं एक आइडिया है, वो ये है कि हम लोग इंस्टीट्यूशंस से पहले हम लोग घुसे। अच्छा। आप देखिए, स्टॉक प्राइस सिर्फ 2 कारणवश बढ़ता है इंडिया में। स्टॉक इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड कोई भी स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो सिर्फ उसके 2 कारण। पहला है डिस्कवरी। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने मुझे बताया, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा, मैंने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी ने करा, पड़ोसी ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर को, ये पूरी साइकिल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्कवरी जी। दूसरा है, आपने जिसमें इन्वेस्ट किया था वो कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया, तो मेरी नज़र में आई, मैंने भी करा, और प्रॉफिट से ही वो ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी के है। देयर आर ओनली 2 रीजंस। वी लाइक टू प्ले ऑन बोथ ऑफ देम। तो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट है उसका एजेंडा ये है कि कोई कंपनी जो अनडिस्कवर्ड है,
जिसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं आई है, जो गली मोहल्ले में अभी नहीं फैली, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो पहला जो जंप है वो डिस्कवरी से ही मिल जाता है। हमने इन्वेस्ट किया, हमने और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पिच किया, पता बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास गए, मोतीलाल ओसवाल के पास गए, नुवामा के पास गए, आईएफएल के पास गए, कार्वी के, नॉट नाउ कार्वी बट जब कार्वी कुछ होता था उनके पास गए कि जी आप इस कंपनी को देखो, ये हमने कंपनी डिस्कवर करी है। तो पहला जो ग्रोथ है वो वहां से मिलती है। दूसरी ग्रोथ है जो हमने पहली ग्रोथ में फंड डाला है, उस फंड की यूटिलाइजेशन से जो प्रमोटर ने उसमें ग्रोथ करी है। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, कंपनी का नाम मैं शायद नहीं ले पाऊंगा बट स्टील सेक्टर में एक कंपनी थी एंड टोटल मार्केट कैप उस कंपनी की 200 करोड़ थी बस। अच्छा। हाँ, और हमने उसमें 5 साल पहले इन्वेस्ट किया और थोड़ा प्रमोटर का ये था कि यार मैं थक गया हूँ, मैं अब काम नहीं करना चाहता। वो पूरी कंपनी 150 करोड़ में बेच रहे थे किसी और को, ठीक है, अगेन अनडिस्कवर्ड, नोबडी न्यू अबाउट इट। उस कंपनी में लैंड बिल्डिंग ही शायद 300-325 करोड़ की थी, बट क्या हो जाता है, कैपिटल नहीं मिल रही थी, ग्रोथ के एवेन्यूज थे, एक थोड़ी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। तो वी एंटर्ड दैट कंपनी एट दैट टाइम, वी रेज्ड फंड्स फॉर देम, वी इन्वेस्टेड फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर इन्वेस्टर्स एंड वी कलेक्टेड अबाउट 90 odd crores एंड वी गेव इट टू हिम। आज वो कंपनी की मार्केट कैप 200 से स्टार्ट होके आज 1700 करोड़ पे आ गई है। वाओ वाओ। अभी उस कंपनी ने मिडिल ईस्ट में और कंपनीज एक्वायर करनी शुरू कर दी है। तो एकदम जैसे कहते हैं ना एड्रेनलिन बूस्ट इंजेक्शन मिलना एक छोटे उसको, और वो एकदम बलून अप हो जाता है। ये कंपनी अगेन 3-4 हजार करोड़ तक जाएगी और उसके बाद ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया इज टू फाइंड अ कंपनी दैट इज नॉट डिस्कवर्ड, इंजेक्ट कैपिटल। First growth will come from discovery. Second growth will come from the injected capital when it will start showing results. तो पहला ग्रोथ आया आपका डिस्कवरी से, दूसरा ग्रोथ आया प्रॉफिट इंप्रूवमेंट से, क्योंकि बाद में वैल्यूएशंस अपने आप उसको चेस करने लग जाएंगे और फिर डिस्कवरी होगी। तो ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। पूरा साइकिल चलता है। बट जो डिस्कवरी की ग्रोथ है, आप समझ लो वो मोटा मोटी फ्री बराबर ग्रोथ, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। कंपनी तो वहीं की वहीं है। आपने जंगल का मोर देख लिया और उसको के शहर में नचा दिया, शहर में नचा दिया, बस खत्म कहानी। वो नाचते नाचते ही पहले उसका 5 का 10 का पी था, वो 20-25 के पी जो स्टैंडर्ड पी है वो उस पे आ गया। तो हमने तो उसमें कुछ करेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस। मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि आप देखिए कि कैसे जो लोग स्टॉक पिकिंग करते हैं या सेक्टर पिकिंग करते हैं या जो भी एनालिसिस करते हैं, वो कितना सिंपल सोच रहे हैं कि भाई पहले डिस्कवरी से ही हम 2-3 गुना तो करें पहले वहां से। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये मैंने, क्योंकि मैं भी बहुत एसएमईज के साथ काम करता हूं, उनको कंसल्ट भी करता हूं, तो मैंने नोटिस किया कि काफी प्रमोटर्स में जैसे उनको एक्स्ट्रा कैपिटल मिलता है, पहले तो वो कैपिटल के लिए त्रस्त रहते हैं, उधार का कहीं ईएमआई भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है। अचानक से उनके पास 10 करोड़ रुपए आ गए, 20 करोड़ रुपए आ गए, कहीं से प्री आईपीओ आ गया या फिर आईपीओ आ गया। तो अच्छा, दे आर नॉट एबल टू मैनेज दोज फंड्स। उन्होंने कभी देखा नहीं होता बैंक अकाउंट में 20 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया। अच्छा, अभी कुछ आईपीओ तो पीछे ऐसे आए जिसमें 25-30 करोड़ मांगा था, 4000 करोड़ की बिडिंग आ गई। तो एक बार को तो सोच रहे भाई इतना पैसा होता भी है क्या जीवन में। तो 30 करोड़ आ गया उनके अकाउंट में एंड दे डोंट नो हाउ टू मैनेज दिस कैपिटल। तो आपको आप कोई ऐसा प्री टेस्टिंग करते हैं कि अगर इस आदमी के पास 30 करोड़ 100 करोड़ आ गया तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हमें भी लेके डुबा देगा? ये बहुत आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट सबसे बड़ा पेन पॉइंट आज की डेट में ये है कि जब भी आईपीओ आते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, एक ओएफएस होता है और एक प्राइमरी कैपिटल होती है। जितने आईपीओ आते हैं 80-90% ओएफएस होते हैं। बट ये बड़े आईपीओ जो बड़े छोटे आईपीओ में भी ओएफएस का चलन बहुत ज्यादा। बट एसएमई में शायद सेबी ने रेगुलेट किया हुआ है। सेबी ने रेगुलेट कर रखा है 20% थोड़े बहुत, और जो छोटे आईपीओ होते हैं। तो हम एक तो सबसे पहले जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम प्राइमरी कैपिटल लेते हैं। ओएफएस जीरो। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो ओएफएस हो ही सकता है। जब हम प्री आईपीओ कर रहे हैं, अगर हम किसी से 10% स्टेक ले रहे हैं तो उसके 2 ऑप्शन है, या तो भाई मैं उसी का 10% ले लूं, या मैं उसको बोलूं कि प्रेफरेंशियल राउंड करो, राइट इशू करो, मैं तो कंपनी में पैसा डालूंगा। तो हम सबसे पहले हम सिर्फ कंपनी में पैसा डालते हैं। हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका भार अपने सर पे लेने का, ठीक है ना। सेकंड, अगेन जो नैरेटिव जिसकी मैं बात कर रहा था, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अगेन प्रमोटर से पूछा जाता है, ठीक है जी ये पैसा तो आ गया कंपनी में, कंपनी के चालक तो आप हो, इस गाड़ी को तो आप ही चला रहे हो, आप सबसे पहले बताओ आप कहाँ पे इसको लेके जाओगे। तो अगर सबसे पहला आंसर आता है एक्विजिशन, तो दैट मीन्स माई गार्ड्स आर अप।
अच्छा, सबसे आसान तरीका पैसा घुमाने का और कंपनी से निकालने का है एक्विजिशन करना। मेरे पास मतलब यहाँ पे ओ समझ गया। आपने कंपनी में 30 करोड़ रुपए दे दिया। हाँ, मैंने कहा जी मैं इससे ना 2 कंपनी खरीदूंगा, एक 20 करोड़ की और एक 10 करोड़ की, और इससे हम तबाही मचा देंगे। वो 20 करोड़ रुपए उस कंपनी को गया और पीछे से वो किकबैक आ गया। किकबैक आ गया। अभी इस पे एक आईपीओ भी रोक दिया था सेबी ने, क्योंकि क्या हुआ कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का आईपीओ था। हाँ। मैं नाम भूल रहा हूँ, और बहुत बड़ा केस स्टडी बना था वो, और उसने अपने ऑब्जेक्ट में दिखा दिया था कि Object मैं clause। एक कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदने वाला हूँ। हाँ। और बाद में पता चला वो सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक भी वही है। मालिक, हाँ। तो इसे आर्म्स लेंथ हाँ। प्राइसिंग कर लो, जो भी फेयर प्राइसिंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। सबसे ज्यादा डीआरएचपी इसलिए रुकते हैं कि जो प्रमोटर लिख के बेचता है एक्विजिशन कर रहे हैं, सभी सबसे पहले बुला के नहीं बोलती है, पहले हमारे को जस्टिफाई करो आपको एक्विजिशन क्यों करने की है, जनता के पैसे से क्यों जनता के पैसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी रूट है पैसा घुमाने का और कंपनी में से निकालने का। तो हमारा फोकस यही रहता है कि कंपनी की ग्रोथ आप ऑर्गेनिक तरीके से करो। आप लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी लगाओ, ठीक है, गलती हर एक से होती है, बट अगर आप लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी में गलती भी करोगे तो ठीक है, आप 10%, 20%, 30% पैसा खो दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। कैपिटल वाइप आउट हो गया, ये नहीं हो सकता। आपको कोई नई टेरिटरी खोलनी है, आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, आपको राजस्थान में काम करना है, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। चेन्नई में काम करना है, वेरी हैप्पी, करेक्ट। बट अगर आप सीधा बोल दो कि मुझे चेन्नई की कंपनी एक्वायर करनी है, देन माई गार्ड्स विल गो अप। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमने बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन ब्यूटीफुल कर रखे हैं। एंड जहां पे जस्टिफाइबल है, वायबल है, वहां पे फिर हम, बिकॉज छोटी कंपनी में अगर हम इतना फंड इन्फ्यूज कर रहे हैं तो हम हकदार बन जाते हैं प्रमोटर के साथ बैठने के। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस व्हाई वी फोकस एट दिस स्पेस, कि अगर मैं छोटी कंपनी में पैसा डाल रहा हूं तो मैं प्रमोटर के साथ बैठ के सोचता हूँ, अच्छा आपको एक्वायर करनी है वो कंपनी, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं भी लिखना चाहूंगा, मैं भी तो आपके में बहुत अच्छा स्टेक होल्डर हूँ, तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो उसमें हम खुद देखते हैं कंपनी क्या एक्वायर हो रही है, कितने पे एक्वायर हो रही है, उसकी वैल्यूएशन ठीक है या नहीं। फिर हम अपने ऑडिटर से उसकी वैल्यूएशन करवाते हैं कि भाई ये तो इसका वर्जन है वैल्यूएशन का, हमारा वर्जन भी तो होना चाहिए वैल्यूएशन। स्टॉक पिकिंग ना कुछ इज लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह। लोग अंदर तो जाना जानते हैं, मतलब खरीद तो लेते हैं, पर कब एग्जिट लेना है, कब बाहर आना है, वो समझ नहीं आता है। तो जब आपका क्या फ्रेमवर्क होता है कि किस पॉइंट पे आप एक कंपनी को बोलते हैं ठीक है जी, अब मैंने इसका, मुझे नहीं लगता इससे आगे बढ़ने वाली है, या आई वांट टू एग्जिट दिस कंपनी, सो हाउ डू यू डिसाइड दैट? See, there are 2-3 things that we keep in mind. First, our focus is consecutive growth, or exponential growth, or over the regular growth that an investor is getting in small cap. जहाँ हमें लगता है कि कंपनी का वो पड़ाव अब आ चुका है कि इसके बाद थोड़ा बहुत प्रमोटर भी कह रहे हैं कि जी अब नेक्स्ट कुछ साल हमारे रेगुलर रहेंगे, 10-12-15% की ग्रोथ आएगी हमारी कंपनी में, तो हम उसको बोलते हैं ठीक है, दिस वाज अ वेरी गुड राइड, then we can let go. बट हमें लगता है अगर प्रमोटर एट एवरी स्टेप ऑफ द वे कंपनी में इतनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसके लिए जान लगा रहा है, जिससे वो ग्रोथ बढ़ती रहेगी, देन वी आर हैप्पी टू स्टे टिल द एंड। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट करा था जिसकी व्हेन वी एंटर्ड द मार्केट कैप वाज 1700 करोड़, आज 15,000 करोड़ है उसकी मार्केट कैप, और वो आज भी कंपनी नहीं रुकेगी। मैं आपको कह रहा हूँ वो 40,000 करोड़ की मार्केट कैप बन जाएगी उस कंपनी की। बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिनका नाम सभी को पता है, तो उनका नाम लिया। अब एपीएल अपोलो है, हाँ, संजय जी अपोलो, आज संजय जी की जो कंपनी है, आज 50,000 करोड़ मार्केट कैप। मैं उनसे जब मिला था 2019 में, उनकी कंपनी तब 2,000 करोड़ की थी। बताइए, 25 times in a span of 5 years, and with profitability, market leadership in a space where margins are thin, very thin. You have to deal with labor, you have to put plants, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो स्टील इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ना हो, है ना। और उसमें भी कमोडिटाइज बिजनेस में उन्होंने बहुत प्यारा अपने लिए नीश बनाया, वो राउंड जो उन्होंने स्ट्रक्चर, हाँ, और किससे आप कंपीट कर रहे हो? हाँ, टाटा, जिंदल, कौन नहीं है इस स्पेस में? बिल्कुल। तो हर कंपनी के साथ हम तो आजीवन जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो क्योंकि प्रमोटर में फायर होनी चाहिए, प्रमोटर में फायर होनी चाहिए, हमें तो पैसे का मल्टीप्लायर ढूंढना है। मेरे को लाल, काला, पीला, हरा मेरे लिए सब सेम है, as long as you are one eyed capitalist. हाँ, as long as मुझे, मेरी तो सरदर्दी है, वहां से पैसा निकाल के मेरे को दूसरा ढूंढना पड़ेगा, दूसरा सही निकला नहीं निकला, सही कह रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आज की डेट में। तो वी आर हैप्पी टू डू दैट as long as the next step of growth is visible. इसमें फिर एक बहुत बड़ा पैरामीटर आ जाता है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है मार्केट सेंटिमेंट एंड
इंडस्ट्री आउटलुक, जैसे स्टील इंडस्ट्री बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम अ कमोडिटीज अपसाइकिल, जो आपने देखा होगा कोविड के बाद एक कमोडिटीज बहुत मेजर अपसाइकिल आया था, तो स्टील इंडस्ट्री बेनिफिटेड फ्रॉम इट अ लॉट, जो 2024 के आसपास आके रुक गया थोड़ा बहुत। आजकल जो चल रहा है कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनकी एक मल्टी ईयर केपेक्स साइकिल स्टार्ट हो गई। तो पिछला अगर आप 3 साल देखेंगे, लार्ज कैप में भी और स्मॉल कैप में भी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल गुड्स, डिफेंस, एरोस्पेस, इन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दी। डिफेंस एरोस्पेस हैज गिवन एज अ सेक्टर गिवन अ रिटर्न ऑफ आई थिंक मोर देन 60%. Industrial manufacturing has given a return of again 50 to 60%. Telecom has given a return of 30%. So certain sectors are on an upcycle. So we also then try and tap that. And if that is tapering out, फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, प्रमोटर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट अब सेक्टर ही नहीं चलेगा, तो उसके अगेंस्ट तो कोई भी बेट नहीं कर सकता, कोई भी बेट नहीं कर सकता। तो बेसिकली सेक्टोरल रोटेशन एक तरीका हो सकता है आपके एग्जिट का। सेकंड प्रमोटर खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि फॉर द मोमेंट मेरे को लग रहा नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा नया इन दिस, और तीसरा होगा कि अगर कोई रेड फ्लैग आपको दिखा तो चेंज अपन, मतलब इट इज वेरी रेयर कि हमारे को पैसे की जरूरत पड़ी इसलिए हम उससे निकल गए, बिकॉज हिंदुस्तान में एक बात आज आईपीओज ने निश्चित कर दी है कि अगर कंपनी बढ़िया है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहीं से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आईपीओ इन्वेस्टिंग एक रिटेल इन्वेस्टर को करनी चाहिए, और ये आपका व्यू क्या है पूरे आईपीओ मार्केट पे? क्योंकि मेरे को लगता है अब हर रोज दूसरे दिन मैं जाके कोई वेबसाइट देखता हूं तो 3-3, 4-4 आईपीओ ओपन हुए पड़े होते हैं एक ही बार में, वो ग्रीन में दिख रहे होते हैं। तो अपेरेंटली आई थिंक दिस ईयर 2026 जो आने वाला है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट ईयर होगा आईपीओ के लिए। तो आईपीओ का ना थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आईपीओस की। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट आईपीओ मार्केट बन चुकी है। पिछले साल यूएस में आईपीओस जो रेज हुए, दे रेज्ड अबाउट $40 billion in IPOs in US. Second was Hong Kong, which raised about I think $38 billion. Sorry, $28 billion. And then it is India that raised about $20 billion. Oh, wow. आप थोड़ा इसमें एक और नोटेबल बात कीजिए कि यूएसए और हांगकांग इंटरनेशनल मार्केट्स, हर जगह से पैसा आता है, हर जगह से पैसा आता है। तो अगर कोई हांगकांग में आईपीओ कर रहा है तो हो सकता है वो चाइनीज कंपनी भी हो, 90% तो वो चाइनीज कंपनी भी है, बट वियतनाम की भी कोई कंपनी आ जाएगी, कंबोडिया की भी कोई कंपनी आ जाएगी, सिंगापुर की भी कोई कंपनी आ जाएगी। यूएस में तो पूरे दुनिया से कंपनीज आती हैं, बट इंडिया में जो आईपीओ कर रहा है वो इंडिया की ही कंपनी है। जी, तो अगर वो एंगल थोड़ा बहुत लगाया जाए तो इंडिया एक्चुअली नंबर 1 डोमेस्टिक मार्केट है आज की डेट में आईपीओ की। वाओ। पिछले 5 साल में एसएमई पे मोटा मोटी 25,000 करोड़ के आईपीओ रेज हुए, और मेन बोर्ड पे 6.5 लाख करोड़ के आईपीओ आ चुके हैं। सो वी आर लुकिंग एट एन एसेट क्लास इन इटसेल्फ। आईपीओ आज की डेट में एक अपने ही वजूद में एक एसेट क्लास बन गया है। लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप और एक आईपीओ है। अच्छा, तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट अब जो चलन बन गया है, कल्चरल शिफ्ट जो हो गया कि इन्वेस्टर सोचता है कि मैं हर आईपीओ में पैसा डालूंगा। तो आईपीओ सब्सक्रिप्शन आज की डेट में मर्चेंट बैंकर के लिए चैलेंज ही नहीं रहा है। पहले कितनी बड़ी बात होती थी, उसको अंडरराइट करना पड़ता था, 10% कर दिया, अंडरराइट कर दिया, अरे आप हमें तो एक बहुत बड़ा आज की डेट में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना तो बहुत मामूली बात है, क्योंकि इन्वेस्टर ये सोचने लग गया कि मैं आईपीओ में पैसा डालूंगा, 5 दिन के लिए मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा, मैं आईपीओ खुलते ही बाहर हो जाऊंगा। बट दिस इज बिकमिंग वेरी डेट्रीमेंटल। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पे आ रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इट्स सो मच सो, हमने एक आंकड़ा लगाया, 40% रिटेल पार्टिसिपेशन एग्जिट ले लेता है विद इन फर्स्ट 1 week ऑफ लिस्टिंग ऑफ द कंपनी। 40% फ्रॉम एसएमई आईपीओस, 40%। जबकि एसएमई आईपीओ में तो उनको लंबा रहना चाहिए क्योंकि उनको सस्ती कंपनी मिल रही है। बट क्या है, आईपीओ कॉइन टॉस बन गया है। आप आईपीओ बस आप आईपीओ लाओ, पहले दिन लिस्टिंग हुई, आप रिटर्न मैट्रिक्स देख लो ना, 5 दिन के लिए आपका पैसा ब्लॉक हुआ। हाँ। पहले फिजिकल फॉर्म जाता था आपको, जब असबा से पहले जब हम 30 दिन लग जाते थे, 30 दिन लगते थे, 15 दिन लगते थे। अब मनी इतना फ्रिक्शनलेस हो गया है कि आपको कोई पेपर नहीं भरना, बैंक की वेबसाइट पे गए, क्लिक करा, पैसे ब्लॉक हो गए। 5 दिन ब्लॉक रहे, 6ठे दिन आईपीओ आया, क्लिक करा, पैसे निकल गए। अगर मैंने इस टाइम में 5 या 10% भी मेरे को इंक्रीमेंट मिल गई तो हफ्ते में 10% का मतलब आप लगा लो सालाना कितना हुआ। ठीक है ना? तो ये जो एक चलन बन गया है, ये बड़ा एक डिफरेंट तरीके से चला गया।
दिस वॉज नॉट इंटेंडेड. सी IPOs क्यों आने स्टार्ट हुए? सेबी ने कहीं रियलाइज करा 2013, थोड़ा सा हिस्टोरिकल मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ. आपको याद है रघुराम राजन जी आए थे, हमारे RBI के गवर्नर थे. जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहला एक बहुत बढ़िया काम किया. आई एम पर्सनली वेरी बिग फैन ऑफ दैट हिम. उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने एक AQR टेस्ट करवाया, एसेट क्वालिटी रिव्यू. ओके. उसलिए उन्होंने देखा कि बैंक्स जो लोन बांटते रहते हैं, इनका जो एसेट आता है बैंक्स के पास, उसकी क्वालिटी क्या है, एसेट क्वालिटी रिव्यू. और उन्होंने देखा कि दर पदर NPA बढ़ते जा रहे हैं, लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट रेट है वो छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनीज में है. तो एक थोड़ा बात रियलाइज हुई कि इंडिया इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी. 13-14% पे इन लोगों को वर्किंग कैपिटल मिलती है. NBFC के पास जाते हो तो 17-18 तक चला जाता है मामला. हाँ. तो अगर एक बिजनेस एवरेज 15% पे उधार उठाएगा तो बेचारा फिर उससे रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर माल बेचेगा, फिर बैड डेट भी होगी, उसमें फिर बिजनेस डाउन साइकिल भी आएगी, तो बेचारा कमा ही नहीं सकता. आपने स्टेज ही सेट नहीं कर रखा कि वो कमाए. तो IPOs केम टू एजुकेट प्रमोटर्स कि आप डेट मत रेज करो, आप इक्विटी रेज करो. आप 25% डाइल्यूट करो, कंपनी के मालिक आप हो, आप डरो मत, आप फुल डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है. So the intention obviously was very positive. Still remains. हाँ. Right. And मैं कहता हूँ अभी भी अच्छी है. अभी भी बहुत अच्छी है. हाँ. But somehow कोई नया स्टेप आता है तो वो लकूनास होते हैं. हाँ. आटे में चक्की में आटे के साथ घुन भी पिस जाता है. तो वो फिर थोड़े बैड IPOs आए. तो रेगुलेटर इज ऑलवेज वर्किंग इन द बेनिफिट ऑफ द रिटेल पब्लिक. तो इस चीज को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं. बट IPO मार्केट ये आज की डेट में बहुत डेंजरस. तो अगर 100 IPOs आए होंगे SME में, तो कितने ऐसे IPOs होंगे जो आज अपने लिस्टिंग प्राइस से ऊपर चल रहे होंगे? ये बहुत शॉकिंग होगा आपके लिए. मोर देन 50% ऑफ द IPOs आर बिलो देयर लिस्टिंग प्राइस टुडे. और 1300 आज तक SME बोर्ड पे 1300 IPO आए हैं जी. ओके. टोटल कुल मिला के, जिसमें से 900-900 IPO सिर्फ पिछले 4 साल में आए हैं. तो पिछले 4 साल में बहुत रेस एकदम खुल गई है. इसमें से आज की डेट में 400 IPO होंगे, 400-450, जो लिस्टिंग प्राइस से भी कम होंगे. जिस सेम टाइम पे मैं आपको कह रहा हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स ने इतनी अमेजिंग रिटर्न दी है कि 4 साल में जिसमें पैसा डबल होना चाहिए था इन्वेस्टर का, उसी सेम टाइम फ्रेम में IPOs लिस्टिंग प्राइस से भी कम है आज. और इसके कारण वही है, पहले दिन ही उस IPO को इतना मार दिया गया कि वो पनप ही नहीं पाया. सेकंड, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन, वैल्यूएशन बहुत गलत थी कुछ एंड पे. अच्छा, इसका सर्विस प्रोवाइडर का भी इक्वली आई वुड से फॉल्ट है. मर्चेंट बैंकर्स जो IPO लाते हैं वो फीस उनका इंसेंटिव इतना हाई होता है कुछ केसेस में. कोई कह रहा है मैं 20% लूंगा IPO सब्सक्राइब कराने के लिए, कोई कह रहा है मैं 15% लूंगा IPO सब्सक्राइब कराने के लिए. तो वो कोई भी नैरेटिव बना देते हैं IPO सब्सक्राइब कि भाई खत्म करो, कि बस खत्म करो, मेरी 15% फीस आनी. तो निवेशक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक बार DRHP पढ़ो. DRHP तो कोई पढ़ता ही नहीं साहब. कोई नहीं पढ़ता साहब. मैं आपको बता नहीं सकता क्या वैल्यूएशन है, क्या PE इंडस्ट्री क्या करता है, OFS कितना है, ये किसी को पता ही नहीं. मामा अर्थ याद है आपको? IPO आया था, वो तो बड़ा IPO था. तो बहुत हल्ला गुल्ला, मामा अर्थ. मैंने DRHP पढ़ा, मोर देन 90% OFS था उसमें. आप जितना फंड रेज कर रहे हो उसका सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक देख लो, लेंसकार्ट देख लो. लेंसकार्ट में नहीं, ओला इलेक्ट्रिक इज 1/3 ऑफ इट्स प्राइस. 1/3 रह गया है. आप बताइए. और फाउंडर्स, प्रमोटर ले गया पैसा, प्रमोटर ले गए, बड़े पहले इन्वेस्टर्स ले गए. जो इनिशियल इन्वेस्टर्स आए थे वो पैसा कहाँ रह गया? पब्लिक के पास. तो पब्लिक का पैसा 1/3 हो गया. पब्लिक का पैसा 1/3 हो गया, उनके पास रह गया शेयर. अच्छा, जो म्यूचुअल फंड्स डालते हैं पैसा, वो भी पब्लिक का ही है. वो भी पब्लिक का. वो कौन सा किसी का पर्सनल पैसा है? वो भी किसी का पर्सनल पैसा नहीं है, वो भी डोमेस्टिक का है. बट फिर क्यों सेबी यहाँ पे स्टेप इन नहीं करके बोलता है कि भाई अगर तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, पिछले 3 साल से रेगुलर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो तुम OFS नहीं कर सकते. Why is not SEBI doing something like that? Because that would be the best step. अब मैं आपको इसका एक बड़ा स्टेटिस्टिकल रूपरेखा देखता हूँ कि इतना हार्ड भी क्यों नहीं आ सकता रेगुलेटर. अगर आप आज से 3 साल पहले चले जाएं और कोई भी म्यूचुअल फंड की आप उठा के ना टॉप होल्डिंग्स देखना, ठीक है. सबसे पहला, ऑन एन एवरेज हर म्यूचुअल फंड में 25 से 28 से 30% एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज को मिलेगी. बिल्कुल मिलेगी. हाँ. ठीक है, निफ्टी को मिमिक कर देते हैं वो. दूसरी बात, जो टॉप हिंदुस्तान में 15-20 कंपनीज हैं
वो हर पोर्टफोलियो में दिखेंगी, बिल्कुल दिखेंगी। HDFC, बजाज, रिलायंस, टाटा, अटल शटल। तो समवेयर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इतना बढ़ गया था इंडियन मार्केट्स पे कि दीज कंपनीज देयर वाज नो ब्रेड्थ इन द मार्केट। हम कहते हैं ना FII क्यों नहीं टिकते हिंदुस्तान में, FII इसलिए नहीं टिकते हिंदुस्तान में, पिछले साल टुडे FII इन्वेस्टमेंट एट इट्स लोएस्ट इन द कंट्री टुडे। अगर पिछले 10 साल का आंकड़ा देखा जाए, 5 साल का आंकड़ा देखा जाए, वी आर एट इट्स लोएस्ट। 2019 में FII क्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट वॉज $119 बिलियन, आज वो सिर्फ $33 बिलियन रह गया है। FII इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में ब्रेड्थ नहीं है। तो समवेयर इट इज रेगुलेटर्स जॉब टू इंक्रीज द ब्रेड्थ, मतलब गेट मोर उन्हें कंपनीज। चाहिए कि कंपनीज आए लिस्ट में, उन्हें चाहिए वो दरवाजा। अगर ये बंद कर देंगे, और म्यूचुअल फंड तो आपका आ ही रहा है एकदम, हर महीने 30,000 करोड़ आ रहा है, हर महीने 30,000 करोड़ आ रहा है उसमें। और उस 30,000 करोड़ में से भी अगर आप देखेंगे, पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आई, उसमें से लार्ज कैप में सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट आई है, क्योंकि सब मिड कैप और स्मॉल कैप खेल रहे हैं। स्मॉल कैप खेल रहे हैं। तो इसलिए सेबी इस चीज को ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं रोक सकती, बिकॉज ये पैसा फिर जाएगा कहाँ पे। तो समवेयर दैट बैलेंसिंग एक्ट हैज टू बी देयर, व्हिच इज द रेगुलेटर्स। मतलब एक बात जो और समझ आती है आपसे बात करके कि isn't this the best time for Indian promoters कि आज अगर आप एक अच्छा एंटरप्राइज बिल्ड करो तो मतलब मार्केट इज सो रेडी टू रिवॉर्ड यू। Absolutely, you have hit the nail बिल्कुल ऑन इट्स हेड। इससे ज्यादा बढ़िया टाइम IPO लाने का फॉर अ गुड प्रमोटर हो ही नहीं सकता, जहां आपको जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने की कि IPO सब्सक्राइब कौन करेगा। और अगर आपके पास बढ़िया बिजनेस है तो मर्चेंट बैंकर्स की भी लाइन लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की भी लाइन लगी हुई है आपके सामने कि आप आओ और आप अपनी कंपनी लिस्ट करके जाओ। ट्रू, इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दिया है। परफेक्ट परफेक्ट। तो अब आता हूं मैं अगले कुछ सालों के सेक्टर्स पे। आपके माइंड में क्या वो 2-3 सेक्टर्स हैं जिसको अब आप चेज कर रहे हैं अगले 2-3 साल में? देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर मेरे हिसाब से इज अ वेरी वेरी ब्राइट सेक्टर। फिर आप सोचोगे कि कुछ कह रहा है कि वो जिस बिजनेस में है वो बहुत बढ़िया है। नहीं, देखिए फैक्ट है, तो जनता का पैसा आ ही रहा है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते जी। तो बट इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 5 साल में देखें तो डीमैट अकाउंट्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 35% के रेट से बढ़ रहा है डीमैट अकाउंट ओपनिंग। मोर देन दैट, यंग पॉपुलेशन इतनी आ गई है। पिछले साल के नंबर NSE ने रिलीज करे तो जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं NSE पे 30 ईयर्स एंड बिलो एज के, दे कॉन्स्टिट्यूट 40% of all the new accounts that have been opened. So we are seeing a lot of penetration of younger people. Younger people have hunger, they have risk-taking appetite, they are more digital savvy. तो जो BFSI sector है आपका, financial services industry sector, that is set to benefit multifold in coming days. इसका एक और कारण है, अगर आप हिस्टोरिकली देखो, पहले बैंक का काम क्या होता था? 6% पे पैसा उठा के 8% पे लगाना, 2% कमा लेना, बीच में यही काम है बैंक का, सीधी सी बात है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें अब इंश्योरेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आम बन गया है। पहले वेल्थ मैनेजमेंट को बैंक एक एडिड सर्विस की तरह सोचता था, बट अब वेल्थ मैनेजमेंट ही अपने आप में एक बड़ा आम बन गया है। एसेट मैनेजमेंट भी, अब ICICI AMC का IPO आने वाला है। ऐसे धीरे धीरे करके जो वैल्यू अनलॉकिंग है इस सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा अभी आने वाले टाइम में होने वाली है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इंडिया का हाउस होल्ड वेल्थ है वो आज की डेट में मोटा मोटी 1400 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। बट इसमें आज भी जो इन्वेस्टेबल फंड्स है वो सिर्फ 35% है। बाकी रियल एस्टेट लेगेसी और जो पुराना वेल्थ ट्रांसफर चलता आ रहा है, उस 35% में भी इक्विटी एलोकेशन आज की डेट में सिर्फ 20% ही रह गया है। और ये आंकड़ा अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज पे जाते हैं तो US में सेम 50% पे, जो इंडिया में 20% पे है। ब्राजील जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है उसमें भी ये 40 से 45% है। तो हेडरूम बहुत ज़्यादा है इस स्पेस में। सो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर विल बेनिफिट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। ब्यूटीफुल। एक और बहुत अच्छा जो सेक्टर मुझे लगता है वो है कंजम्पशन का। तो कंजम्पशन जो ओवरऑल है, अगेन इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज हमारी मीडियन एज है 28 ईयर्स। तो इफ इंडिया वर अ ह्यूमन बीइंग, दैट ह्यूमन बीइंग इज ओनली 28 ईयर्स ओल्ड इन कंपैरिजन टू चाइना विच इज 40,
USA is also about 40, 41. So we are a very young economy, so to speak. So consumption is picking up a lot. Aspirational जो हिंदुस्तान की young population है, they are aspiring to buy new clothes, they are aspiring to travel, they are aspiring to spend on amenities that did not exist. जिसे हम एक AAA factor बोलते हैं, age, aspiration, access. तो age है, aspiration है, और इंटरनेट और सोशल मीडिया से एक्सेस आ गया है. हर चीज ब्लिंकिट कर लो, हर चीज Amazon पे चले जाओ. सो कंजम्पशन इज अ वेरी बिग थीम दैट इज हियर टू स्टे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंफ्रा इज अगेन, आई थिंक मोदी गवर्नमेंट हैज डन अ फिनोमिनल जॉब इन पुशिंग infrastructure all the way through. Industrials, manufacturing, which are in a multi-year capex cycle. So these 4-5 sectors I feel. और किससे दूर रहेंगे, कौन से सेक्टर से दूर रहेंगे? रियल एस्टेट थोड़ा ओवरहीटेड है मेरे हिसाब से. रियल एस्टेट, हालांकि किसी भी देश का बैरोमीटर रियल एस्टेट को माना जाता है. जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट देखें तो FDI इन इंडिया इन कमर्शियल रियल एस्टेट हैज़ डबल्ड इन पास्ट 5 to 6 years, which has benefited a lot. But to invest in real estate is still fine, but जो कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं, वहाँ थोड़ा आई फील ओवरईट आ चुका है. टेलीकॉम हैज हैड अ गुड रन, मे कंटिन्यू टू बी अ गुड रन, बट इट्स ट्रिकी. IT से मैं बिल्कुल दूर रहूँगा. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडियन IT सेक्टर AI को किस तरीके से अडॉप्ट कर पाएगा, दैट इज अभी स्टिल अ क्वेश्चन. वी हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम बीइंग वर्ल्ड्स BPO. पूरे वर्ल्ड का BPO हम संभाल लेंगे. ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जिन्हें हम GCC कहते हैं, वो हम बन पाएंगे सक्सेसफुली नहीं, ये देखने वाला है. और AI का जो चलन आ गया है, विच इज हेयर टू स्टे, वेदर इंडियन IT कंपनीज विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, दैट इज इट. तो IT से मैं थोड़ा, सो रियल एस्टेट IT प्रोबेबली रियल एस्टेट एंड IT आर प्रोबेबली समवेयर आप नहीं अभी निवेश करेंगे. थोड़ा दूर रहे तो बेटर है. परफेक्ट. तो कुछ थैंक यू सो मच, आपने जो आज अंडरस्टैंडिंग दी है स्मॉल कैप्स को लेके और पूरा ये IPO का मार्केट और उसके अलावा AIF एज एन इंस्ट्रूमेंट किसके लिए रीजनेबल है, किसके लिए नहीं है. आई थिंक पीपल विल रियली अप्रिशिएट दैट. सो थैंक यू सो मच. No, thank you. My pleasure. I hope this was insightful to you and your viewers. थैंक यू सो मच. इट वाज, डेफिनेटली वाज. थैंक यू. Thank you. तो गाइस, अगर आप यहां तक आ गए हो यानी आपने एपिसोड कंप्लीटली देख लिया है. कुछ चीजें करनी है. आपकी टॉप 5 लर्निंग्स मुझे बता दीजिए कि इस एपिसोड से क्या रही हैं. पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना. एटलीस्ट अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी समझ आए कि एक सीनियर फंड मैनेजर किस तरीके से सोचता है. और किस गेस्ट को और किस टॉपिक को देखना चाहते हो इस चैनल पे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट. जय हिंद, जय भारत.